तो हम बात करेंगे मेंस PYQs की बात कर रहे थे यार। ठीक है। सो सबसे पहले तो यहाँ पे हम जो सेक्शन है कंप्लीट कर लिए GS4 2020 का, सॉरी 22 नहीं है ये, 2020 नहीं है, 22 है। 2022 के हम मेंस के PYQs देख रहे हैं GS पेपर 4 के, एंड जिसमें एथिक्स आता है उसके सेक्शन ए का हमने जो 2022 में आया था क्वेश्चन 6 वो कवर कर लिया। हम नेक्स्ट सेक्शन बी में जो 6-7 क्वेश्चन आए थे वो कवर करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? जज योर सक्सेस बाय व्हाट यू हैड टू गिव अप इन ऑर्डर टू गेट इट, है ना। सो दलाई लामा का कोट है जिसके ऊपर हमको 150 वर्ड्स लिखने हैं। फिर से पढ़ते हैं भाई, जज योर सक्सेस बाय व्हाट यू हैड टू गिव अप इन ऑर्डर टू गेट इट। सो इस प्रकार क्वेश्चन में हमारे पास जो इंट्रोडक्शन होता है वो क्या होता है भाई? कोट वाले क्वेश्चन में सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस करने में हमेशा ध्यान देना चाहिए मीनिंग जो कोट है उसको एक्सप्लेन कर पाए। बॉडी के अंदर क्या करेंगे भाई? बॉडी के अंदर हम बात करेंगे इस कोट की ही, बट उसके एग्जांपल्स के साथ उसको सब्सटेंशिएट करेंगे, है ना। एंड उसके बाद वेरियस डायमेंशंस जो है वो हम बताएंगे यार। कंक्लूजन के अंदर लर्निंग एक्सपीरियंस क्या हो सकता है वो हम यहाँ पे बता के इसको कंक्लूड कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं भाई। सो इस कोट का मीनिंग क्या है ना। ये हाईलाइट करता है कि जो आइडिया है दैट सक्सेस ऑफन रिक्वायर्स सेक्रीफाइस एंड द ट्रू मेजर ऑफ सक्सेस इज नॉट जस्ट व्हाट वी हैव अचीव बट ऑल्सो व्हाट वी आर विलिंग टू गिव अप। किसी चीज़ को पाने के लिए क्या खोना पड़ सकता है वो भी एक सक्सेस है यार। द कोट बाई दलाई लामा highlights the idea that success often requires sacrifice and that the true measure of success is not just what we achieve but also what we are willing to give up in order to achieve it. तो ये हमने इंट्रोड्यूस कर लिया ना। बॉडी में हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल्स देंगे एंड इसको सब्सटेंशिएट करेंगे भाई इस कोड को। फॉर एग्जाम्पल अगर examples to illustrate the कोड। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल दें तो एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जैसे कि कोई आदमी स्टार्ट कर रहा है बिजनेस, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड सेक्रीफाइस। बिकॉज जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स वही होते हैं जो कि गिव अप करते हैं उनके फ्री टाइम को, पर्सनल रिलेशनशिप को, सम टाइप इवन फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू गेट देयर बिजनेस ऑफ द ग्राउंड। often have to give up their free time, personal relationship and sometimes even financial security to get their
तो हमारे पास सेक्रीफाइस ज़रूरी है ये बता रहा है। तो एंटरप्रेन्योर्स के अंदर बात कर ली ना, एजुकेशन के अंदर भी बात कर सकते हैं कि कैसे हमारे पास सक्सेस का मतलब होता है सेक्रीफाइस। अचीविंग सक्सेस इन एजुकेशन रिक्वायर्ड्स सिग्निफिकेंट सेक्रीफाइस, बिल्कुल सही बात है। एंड स्टूडेंट जो होते हैं may have to give up their social life, hobbies, sometime even time with their families to study and complete assignments. Student may have to give up their social life, hobbies, sometime even time with their family to study and complete assignment. Okay, so और examples like हम athletes के example दे सकते हैं कि जो एथलीट्स होते हैं ना, दे ऑफन मेक सिग्निफिकेंट सक्सेस, मतलब सिग्निफिकेंट सेक्रीफाइस करते हैं सक्सेस पाने के लिए, है ना। दे वही हमने देखा है ना, इनको इंजरीज होती है, सेटबैक्स होते हैं, डिसअपॉइंटमेंट होता है गोल्स तक पाने के लिए, है ना। वो अपना गिव अप करते हैं टाइम विद फैमिली फ्रेंड टू ट्रेन, ट्रैवल एक्सटेंसिवली एंड मेंटेन स्ट्रिक्ट डाइट एंड एक्सरसाइज रूटीन। दे may have to give up time with their family, friends to train, travel extensively and maintain a strict diet and exercise रूटीन। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, कैसे सेक्रीफाइस बहुत जरूरी है हम बता सकते हैं। लास्ट में कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट बाय जजिंग सक्सेस नॉट जस्ट व्हाट वी अचीव बट आल्सो व्हाट वी आर विलिंग टू गिव अप, वी कैन कल्टिवेट अ सेंस ऑफ व्हाट एप्रिसिएशन या फिर ग्रेटिट्यूड फॉर सेक्रीफाइस, जो कि बहुत जरूरी है। कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट बाय जजिंग success not just by what we achieve but also by what we are willing to give up, we can cultivate a sense of appreciation and gratitude for the sacrifices we have made along the way. ओके, सो ये क्वेश्चन था भाई। क्वेश्चन क्या था, जज योर सक्सेस बाय व्हाट यू हैड टू गिव अप इन ऑर्डर टू गेट इट, दलाई लामा ने कहा था, उसको हमने सब्सटेंशिएट किया। पहले तो कोट को एक्सप्लेन किया भाई, सेक्रीफाइस के बारे में बात कर रहा है, उसको इलस्ट्रेट किया विद एग्जांपल्स फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, एजुकेशन, एथलीट्स के एग्जांपल्स दिए। लास्ट में कंक्लूड किया कि हमको अचीव जो सक्सेस है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या पाया उसको देखते हुए जज नहीं करना चाहिए भाई, वो किसने क्या क्या खोया है उसको भी देख के उसके सक्सेस को बताना चाहिए, जज करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द टर्म गुड गवर्नेंस।
हमसे क्या पूछा गया, गुड गवर्नेंस के बारे में आप क्या समझते हो, हाउ फॉर हैव रिसेंट इनिशिएटिव्स इन टर्म्स ऑफ गुड गवर्नेंस और इन टर्म्स ऑफ ई गवर्नेंस। ठीक है, हमसे क्या बात की जा रही है, ई गवर्नेंस की बात की जा रही है, गुड गवर्नेंस की बात की जा रही है। Okay, how far have recent initiatives in terms of e-governance steps taken by the state have helped the beneficiary? Discuss with suitable examples. ठीक है, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में हम गुड गवर्नेंस के बारे में बताएंगे भाई। बॉडी के अंदर क्या करेंगे, बॉडी के अंदर हम बताएंगे गुड गवर्नेंस होता क्या है, कैसे होता है, इसको एग्जाम्पल्स के साथ। एंड गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए हैं ई गवर्नेंस देखते हुए, वो हम बताएंगे। एंड कंक्लूजन के अंदर हम एक वे फॉरवर्ड के साथ कि करना क्या चाहिए, इस प्रकार से कंक्लूड कर देंगे। ओके, सो व्हाट इज गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस मतलब इट रेफर्स टू व्हाट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट जो पब्लिक रिसोर्स का, उसका, इंस्टीट्यूशंस का, सर्विसेज का, जिससे हम इंश्योर कर पाए एक ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल एंड रेस्पॉन्सिव सर्विसेज जो कि कैटर करें टू द नीड्स ऑफ द सिटीजन। गुड गवर्नेंस refers to the effective and efficient management of public resources, institutions and services to ensure that they are transparent, accountable and responsive to the needs of the citizen। ओके, गुड गवर्नेंस में हमारे पास अकाउंटेबिलिटी होती है, रेस्पॉन्सिवनेस होता है, इक्विटेबल है ना, इंक्लूसिव होते हैं, ये पार्टिसिपेटरी नेचर होते हैं। नाउ हमारे पास कुछ ई गवर्नेंस के इनिशिएटिव्स के बारे में बताना है यार। ठीक है, जो गवर्नमेंट ने लिए हैं, जिसने हेल्प किया है बेनिफिशियरीज को, है ना। थोड़ा सा बॉडी में भी हम गुड गवर्नेंस की बात करें तो गुड गवर्नेंस के बारे में फ्लो चार्ट बना सकते हैं, जो हमने यहाँ पे लिखा है उसी को फ्लो चार्ट के फॉर्म में बता सकते हैं कि गुड गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी लाता है, कंसेंसस ओरिएंटेड होता है, अकाउंटेबिलिटी आता है, इट इज consensus oriented, participatory, responsive, equitable and inclusive, transparent, follow the रूल ऑफ लॉ, ये इफेक्टिव एंड एफिशिएंट होता है, तो इस प्रकार से फ्लो चार्ट जो होता है देखते से आधा से 1 मार्क एक्स्ट्रा देता है यार। ठीक है, तो हमने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, थोड़ा सा बॉडी वाला पार्ट भी कर लिया है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे बताया था ना कि एग्जाम्पल के साथ गुड गवर्नेंस की बात करेंगे, ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स की बात करेंगे। सो रिसेंट इनिशिएटिव्स में in terms of
रिसेंट इनिशिएटिव इन टर्म्स ऑफ ई गवर्नेंस जो कि गवर्नमेंट ने लिए हैं। पहले तो हमारे पास डिजिटल सर्विस के मामले में बहुत अच्छा स्टेप लिया है। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया फॉर पासपोर्ट एप्लीकेशन, हैज़ स्ट्रीमलाइन द एप्लीकेशन प्रोसेस, जिससे पेपर वर्क कम किया गया, जो वेटिंग टाइम था उसको कम किया गया। द ऑनलाइन पोर्टल फॉर passport application has streamlined the application process, reducing paperwork and long वेटिंग टाइम्स। फिर डिजिटल सर्विस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है ई गवर्नेंस में। इसने ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी लाया है यार। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी लाया है। फॉर एग्जांपल अगर हम इनिशिएटिव्स की बात करें लाइक ई ट्रेंडिंग और ई प्रोक्यूरमेंट, मतलब ई ट्रेंडिंग नहीं, ई ट्रेड जो टेंडरिंग है या फिर ई प्रोक्यूरमेंट है, उसने करप्शन को और जो फेवरेटिज्म होता है पब्लिक प्रोक्यूरमेंट को उसको कम किया यार। इनिशिएटिव्स लाइक ई टेंडरिंग एंड ई प्रोक्यूरमेंट हैव reduced corruption and favoritism in public procurement। ये ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी लाया। इसने एक तरह से हमारे पास सिटीजन एंगेजमेंट की बात की और सिटीजन एंगेजमेंट में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। फॉर एग्जांपल जो mygov.in था उसने, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट हेल्प इन सिटीजन एंगेजमेंट। फॉर एग्जांपल इनिशिएटिव्स लाइक mygov.in allows citizen to contribute ideas, suggestions and feedback on various policies and programs which promote what an inclusive and participatory approach to governance। तो ये हो गया। नाउ लास्ट में हम कंक्लूड कर सकते हैं भाई बाय गिविंग। फिर ऑनलाइन ग्रीवांस रिड्रेसल की बात की गई थी, जैसे कि सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम CP ग्राम्स बनाया गया, जो कि बेनिफिशियरी को कंप्लेंट रजिस्टर करने में और उसको रिजोल्व करने में भी हेल्प करता है। तो यहाँ पे सब चीज़ लिख सकते हैं, बट ज़्यादा लेंदी नहीं करना है। लास्ट में कंक्लूड करेंगे मेंशनिंग दैट जो ई गवर्नेंस इनिशिएटिव है उन्होंने इम्प्रूव किया हमारा एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, जो गवर्नमेंट सर्विसेज थे उनके ट्रांसपेरेंसी लाया, रिड्यूस किया करप्शन, एनहांस किया सिटीजन पार्टिसिपेशन एंड डिसीजन मेकिंग। हाउएवर अभी भी कुछ हमारे पास इम्प्रूवमेंट के लिए रूम्स बचे हैं, and it is important that government continues to invest and expand e-governance initiative to further improve public service and promote good governance। ठीक है, सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि has significantly improved the efficiency and effectiveness of the government service delivery। उसके बाद कुछ और भी है हमारे पास, वो करने हैं, वो भी हम बताना है। e-governance initiative have significantly improved the efficiency and effectiveness of government
services. However, there are still much room for improvement and investment in an expand e-government initiative to further improve public service and promote good governance, and it is important that government continue to invest and expand e-governance. ऐसे लिख सकते हैं, and it is important that the government continues to invest in and expand e-governance initiatives. किस प्रकार से इस आंसर को हम लिख सकते हैं? क्वेश्चन क्या था भाई? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द टर्म गुड गवर्नेंस? तो हमने गुड गवर्नेंस के बारे में बताया भाई, है ना। ये क्या क्या करता है? इफेक्टिवनेस एंड इफिशिएंट सर्विस डिलीवरी करता है, अकाउंटेबिलिटी लाता है, कॉन्सेंसस ओरिएंटेड होता है, पार्टिसिपेटरी होता है, रेस्पॉन्सिव होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, इंक्लूसिविटी एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन लाता है रिसोर्सेज का, एंड इट फॉलो द रूल ऑफ लॉ। तो हमने ये बताया, पहला चीज़ की बात की, पहला आंसर जो था पहला पार्ट क्वेश्चन का वो हमने फुलफिल किया। सो हाउ फार हैव द रिसेंट इनिशिएटिव्स इन टर्म्स ऑफ गुड गवर्नेंस एंड स्टेप टेकन बाय द स्टेट हैव हेल्प द बेनिफिशियरी, डिस्कस विद सुटेबल एग्जांपल। तो कैसे जो स्टेप्स लिए हैं ई गवर्नेंस ने, उसने बेनिफिशियरी को एग्जांपल्स हेल्प किया, वो हमने बताया। डिजिटल सर्विस में कैसे हेल्प किया, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी कैसे लाया, सिटीजन एंगेजमेंट को कैसे बढ़ाया, वो हमने बात किया। लास्ट में कंक्लूड किया कि हाँ भाई ये इसने एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस को बढ़ाया तो है ही ई गवर्नेंस ने, बट हमारे पास अभी भी कुछ रूम है जिससे हम इम्प्रूव कर सकते हैं चीज़ों को, तो उसमें हमको इन्वेस्ट करने की जरूरत है, एक्सपांड करने की जरूरत है ई गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? ऑनलाइन मेथडोलॉजीज इज बीइंग यूज्ड फॉर डे टू डे मीटिंग्स, institutional approval in the administration and for teaching and learning in the education sector to extend telemedicine in health sector is getting popular with the approval of the competent authority. No doubt it has advantage and disadvantage for both the beneficiary and the system at large. Describe and discuss the ethical issues involved in the use of online methods, particularly to the vulnerable sectors or vulnerable sections of the society. ठीक है, फिर से एक बार पढ़ते हैं। Online methodology is being used for day-to-day meetings, institutional approvals in the administration and for teaching and learning in education sector to extend telemedicine in the health sector is getting popular with the approval of the competent authority. No doubt it has advantage and disadvantage for both the beneficiaries and the system at large. Describe and discuss the ethical issues involved in the use of online methods, particularly to the vulnerable sections of the society. तो कैसे लिखेंगे भाई? सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे, एंड इंट्रोड्यूस करेंगे बाय गिविंग, यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बता सकते हैं डिजिटलाइजेशन के बारे में। बॉडी में क्या बताएंगे भाई? जो एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व है वो बताने, बिकॉज हमने क्वेश्चन में यही पूछा गया है ना, विथ प्रॉपर एग्जांपल्स देंगे। एंड हमारे पास एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन मेथडोलॉजीज के बारे में बताएंगे। लास्ट में कंक्लूजन के अंदर हमारे पास पर्सपेक्टिव है ना, एक गुड लुकिंग, एक प्रोस्पेक्टिव वे अहेड देंगे और वे फॉरवर्ड। ठीक है, सो इस प्रकार से इसको लिखना है भाई। सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सो द यूज़ ऑफ ऑनलाइन मेथडोलॉजी फॉर द डे टू डे मीटिंग्स, इंस्टीट्यूशनल अप्रूवल, एजुकेशन वो पॉपुलर हो रहा है, बट इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, है ना, एंड डिसएडवांटेजेस हैं। और एडवांटेजेस के साथ आप इसको इंट्रोड्यूस करते हैं भाई।
the use of online methodology has various advantages or numerous advantages such as convenience, accessibility, and cost effectiveness. It also presents ethical issues, particularly when it comes to vulnerable section of society. ओके, क्योंकि इंट्रोडक्शन ऑफ बॉडी में हम बात करेंगे कौन कौन से एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व हैं यार। डिजिटाइजेशन में एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व है। सबसे पहले तो इनइक्विटेबल एक्सेस का, फॉर एग्जाम्पल लैक ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी इन रिमोट विलेजेस, जो कि उनको ऑनलाइन एजुकेशन के एक्सेस करने से हिंडर करता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो मार्जिनलाइज्ड स्टूडेंट है उनके लिए एक डिसएडवांटेज वाली चीज़ें हैं यार। Lack of internet connectivity in remote villages hinder access to online education resource and living marginalized student at a disadvantage. तो इनइक्विटेबल एक्सेस का एक हमारे पास एथिकल इशू है। ऑल्सो इंक्लूजन ऑफ नॉन डिजिटल नेटिव्स, जैसे कि हमने देखा सीनियर सिटीजन हो गए या फिर जो मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड के लोग हो गए, वो चैलेंज करते हैं टू एक्सेस ऑनलाइन हेल्थ केयर कंसल्टेशन बिकॉज उनके पास टेक्नोलॉजिकल प्रोफिशिएंसी उतना ज़्यादा, वो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना नहीं आता उनको। है ना, older adults and individual with limited digital literacy may struggle to adapt to the online system. With limited digital literacy may struggle to adapt to ऑनलाइन सिस्टम। साइबर सिक्योरिटी के रिस्क हैं भाई। एग्जाम्पल के तौर पे फिशिंग स्कैम टारगेट्स अनसस्पेक्टिंग इंडिविजुअल्स, सीनियर सिटीजन्स, या फिर फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, या फिर पर्सनल इंफॉर्मेशन का मिसयूज हो सकता है। तो ये भी एक एथिकल चैलेंज है ना। जो 4 आते हैं ना कि आपके अकाउंट में है ना, आपको एक बैंक वो मिला है, लॉटरी मिला है, आप अपना टोपी शेयर करो ये सब बोल के, तो वो हमारे पास फिशिंग स्कैम है। इट इज़ टारगेटिंग अनसस्पेक्टिंग
रिस्पेक्टिंग, जिनको ज़्यादा समझ नहीं है उन इंडिविजुअल्स को ये टारगेट करते हैं, इंक्लूडिंग सीनियर सिटीजन्स, कैन लीड टू फाइनेंशियल लॉसेस एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन मिसयूज। ऑनलाइन हरासमेंट एंड एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिल सकता है, लाइक ऑनलाइन स्टॉकिंग, हरासमेंट ऑफ वुमेन ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये हमारे पास देखने को मिल सकता है। तो एक एथिकल चैलेंज है भाई ऑनलाइन चीज़ों का। एंड बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन भी हो सकता है। Instances of online stalking and harassment of women on social media platform highlight the need for robust safeguard and mechanism to प्रोटेक्ट वल्नरेबल। हमको आखिरी में ध्यान किस पे क्वेश्चन है जो बोला है वो वल्नरेबल इंडिविजुअल्स को देखते हुए आंसर लिखना, ये हमको बोला गया है। तो ये हो गया। तो चीज़ें हमने बताई, लास्ट में कंक्लूड करेंगे मेंशनिंग दैट, है ना, हमारे पास बायसेस एंड डिस्क्रिमिनेशन भी देखने को मिलता है, बिकॉज जो ऑनलाइन टेक्नोलॉजीज होते हैं उनको जो बनाया है वो इस प्रकार से क्या होते हैं, बायसेस देखने को मिलता है, लाइक based on facial recognition technology that disproportionately misidentified individual with darker skin tone can lead to discriminatory outcome। ठीक है, सो ये सब ठीक है। लास्ट में कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट ultimately because it is important to aware the potential biases and discrimination that can arise and to take steps to mitigate them, है ना। biases आ सकते हैं ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के यूज़ के। लास्ट में हम बोल सकते हैं कि द यूज ऑफ ऑनलाइन मेथोडोलॉजी शुड बी गाइडेड बाय एथिकल प्रिंसिपल्स सच एज फेयरनेस, रेस्पेक्ट फॉर प्राइवेसी एंड कंसर्न फॉर वेलबींग ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स एंड, और जो ऑल इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व है वहाँ पे। तो लिख सकते हैं दस द यूज ऑफ ऑनलाइन मेथोडोलॉजी शुड बी guided by ethical principles such as fairness, respect for privacy and concern for the well-being of all individuals involved। ओके, इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन का आंसर लिखा। क्वेश्चन क्या था भाई, ऑनलाइन methodologies is being used for day-to-day meeting, institutional approach in the administration and for teaching and learning in the education sector. To extend telemedicine in the health sector is getting popular with the approval of competent authority. No doubt it has advantage and disadvantage for both the beneficiary and the system at large. Describe and discuss the ethical issues involved in the use of online methods, particularly to the vulnerable sections of the society. तो इस प्रकार से हमने पहले तो डिजिटाइजेशन के बारे में बताया, फिर एथिकल इशूज़ के बारे में बताया, लाइक इक्विटेबल एक्सेस, इनइक्विटेबल एक्सेस का एक इशू है, एक्सक्लूजन है नॉन डिजिटाइज नेटिव का, लाइक सीनियर्स एंड
है ना, जो ओल्डर इंडिविजुअल्स हैं उनको साइबर सिक्योरिटी का रिस्क है, फिशिंग स्कैम होते रहते हैं आए दिन, है ना, ऑनलाइन हरासमेंट एंड एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है, और भी एक बायसेस एंड डिस्क्रिमिनेशन। लास्ट में हमने बताया कि देखो भाई, है ना, हमको जो ऑनलाइन मेथड जो हटा तो नहीं सकते, उनको हमारे पास एथिकल प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होने चाहिए, उसके ऊपर गाइडेड होने चाहिए, लाइक फेयरनेस, रेस्पेक्ट फॉर प्राइवेसी एंड कंसर्न फॉर द वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल, है ना। तो लॉन्ग वे हेड, लॉन्ग समय तक हमको फ़ायदा मिलेगा ऑनलाइन टेक्नोलॉजी से, मैथडोलॉजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द रशियन एंड द यूक्रेन वॉर, बिकॉज 2022 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बिकॉज 23 का सॉल्व करने में कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पे, बिकॉज प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास पिछले 10 साल का ट्रेंड एनालिसिस इंपॉर्टेंट होता है। एक साल पीछे वाला को मैं तो 23 का टाइम मिले तो मैं एक साथ करूँगा, ठीक है, लास्ट में, ठीक है, बट हमारे पास 22 से 13 तक करेंगे अभी। तो 2022 में रशियन यूक्रेन वॉर हुआ था, उसके लिए यहाँ पे क्वेश्चन था भाई, The Russian-Ukraine war has been going on for the last 7 months. Different countries have taken independent stands and action keeping in view their own national interest. We are all aware that war has its own impact on the different aspects of society, including human tragedy. What are those ethical issues that are crucial to be considered while launching the war and its continuation for war or continuation so far? Illustrate with justification the ethical issues involved in the given state of affairs। ठीक है, एथिकल इश्यूज बताने हैं कि क्या क्या जो वॉर हो रहा है उसमें क्या क्या एथिकल इश्यूज हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं तेजी से। द रशियन एंड द यूक्रेन वॉर हैज बीन गोइंग फॉर द लास्ट 7 months. Different countries have taken independent stands and action keeping in view their own national interest. We are aware that war has its own impact on different aspects of the society, including human tragedy. What are those ethical issues that are crucial to be considered while launching the war and its continuation so far? Illustrate with justification the ethical issues involved in the given state of affairs। ठीक है, सबसे पहले तो इस प्रकार क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे भाई। इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे भाई, गिविंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द आंसर, की कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, बॉडी के अंदर हम बताएंगे कौन कौन से एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व थे एंड उसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। उसको एग्जाम्पल के साथ बताएंगे, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन के अंदर क्या करेंगे भाई, कंक्लूजन के अंदर, है ना, हमारे पास कुछ ऐसे प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट या फिर इम्प्लीकेशन बता सकते हैं। इस वॉर का क्या क्या इम्प्लीकेशन पड़ रहा है उससे हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं भाई आंसर को। सबसे पहले तो जो ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट अभी तो ख़त्म हो गया, जो रशियन यूक्रेन वॉर जो था 7 मंथ तक चला, बिल्कुल सही बात है। डिफरेंट कंट्रीज़ ने अपना इंडिपेंडेंट स्टेट्स लिया है ना, और बहुत सारे एथिकल इश्यूज यहाँ पे आते हैं। तो उस प्रकार से थोड़ा सा जो क्वेश्चन है उसी को थोड़ा थोड़ा मोड़ के इंट्रोड्यूस कर देंगे। ऐसे लिख सकते हैं कि द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट between Russian and Ukraine has entered its 7 months, which resulting in a devastating devastating humanitarian crisis and raising numerous ethical concern.
एंड कौन कौन से एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व है वो हम बताएंगे भाई। एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व इन यूक्रेन रशिया वॉर। पहले तो क्या है, प्राइमरी एथिकल इशू ये बोल सकते हैं कि जो प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन है विच प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम यूजिंग द फोर्स और इंटरवेनिंग इन द अफेयर्स ऑफ अदर स्टेट, वो यहाँ पे वायलेट हो रहा है यार, है ना। बिकॉज सम कंट्रीज जो है में आर्ग्यू की इंटरवेंशन नेसेसरी है प्रोटेक्ट टू ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना, और कन्फ्लिक्ट को बचाने के लिए, बट ये वायलेट करता है सोवरेनिटी को या फिर राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन को। तो ये बोल सकते हैं कि वन ऑफ द प्रिंसिपल एथिकल इश्यूज इज द प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन। The principle of non-intervention, which prohibits states from using force or intervening in the affairs of other states। पहला एथिकल इशू हो गया। नाउ हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, वायलेट हो रहा है, बिकॉज ये बोलता है कि द यूज ऑफ फोर्स बी प्रोपोर्शनेट टू इंटेंडेड मिलिट्री ऑब्जेक्टिव एंड नॉट कॉज एक्सेसिव हार्म टू द सिविलियंस या फिर जो नॉन कम्बेटेंट है। बट यहाँ पे जो रशिया यूक्रेन वॉर है ना, रिपोर्ट्स देखने को मिला कि सिविलियन का कैजुअलिटी देखने को मिला है ना, डैमेज देखने को मिला है इंफ्रास्ट्रक्चर का, है ना। ये कंसर्न रेस करता है भाई कि वेदर द यूज ऑफ फोर्स हैज़ बीन इन प्रोपोर्शनल, मतलब जितने लोग हैं उसी के हिसाब से, मतलब समझना कि मिलिट्री ऑब्जेक्टिव के लिए होना चाहिए, सिविलियंस एंड नॉन कॉम्बेटेंट्स पे नहीं होना चाहिए फोर्स का इस्तेमाल। सो एक अनदर एथिकल इश्यू है यहाँ पे। अब इसको किसी भी तरह के मतलब क्वेश्चन रशिया यूक्रेन लिखा है, बट किसी भी तरह के वॉर में आप इसको लिख सकते हो। अनदर एथिकल इशू इज द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी which requires that use of force be proportionate to the intended military objective and not cause excessive harm to civilian or non-combatants। ये एक ये एथिकल इशू है। यहाँ पे एक प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होता है जो कि बोलता है कि यूज ऑफ फोर्स, है ना, वो डायरेक्ट होना चाहिए टू लेजिटिमेट मिलिट्री टारगेट्स एंड नॉट हार्म सिविलियन। वो भी यहाँ पे हार्म हो रहा है। यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है कि जो इम्पैक्ट है कॉन्फ्लिक्ट का वो ह्यूमन राइट्स पे भी हो रहा है, ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन पे हो रहा है, जिससे थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स जो है वो डिस्प्लेस हो जा रहे हैं, है ना, रेफ्यूजीज के फॉर्म में या फिर इंटरनल डिस्प्लेस हो जा रहे हैं। ह्यूमन, आप बोल सकते हैं ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है ना, आर्बिट्री डिटेंशन, टॉर्चर, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, तो ये सब भी यहाँ पे हो रहे हैं, तो वो भी हम लिख सकते हैं। ये भी एथिकल इश्यूज हैं यार। द इम्पैक्ट ऑफ द
conflict on human rights and the humanitarian situation. Okay, the impact of conflict on human rights and the humanitarian situation is also significant ethical issue. ओके बिकॉज यहाँ पे हमको देखने को मिले हैं रिपोर्ट्स ऑफ ह्यूमन राइट अब्यूज एंड वायलेशन सच एज आर्बिट्री डिटेंशन, टॉर्चर, reports of human right abuse and violation such as arbitrary detention, torture and extrajudicial killings. तो ये सब एथिकल इश्यूज हैं भाई। एक और चीज़ है जो कि लोग नहीं लिख सकते, लिखते नहीं हैं, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो रहा है, एनवायरमेंटल डैमेज, ऑयल स्पिल्स हो रहे हैं, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं दोनों को। ऐसे लिखते हैं द इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल consequences of the conflict are also, and ऐसे लिख सकते हैं इकोनॉमिक एंड are also ethical concerns because the conflict has disrupted trade, caused environmental damage such as oil spills, which is leading to long-term economic and environmental consequences for both countries. लास्ट में हम कंक्लूड कर सकते हैं मेंशनिंग दैट जो रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है इट रेज न्यूमरस एथिकल कंसर्न लाइक यूज ऑफ फोर्स, ह्यूमन राइट एंड ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन एज वेल एज इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सारे थे। सो इट इज़ क्रूशियल फॉर ऑल द पार्टीज इन्वॉल्व टू कंसिडर दिस एथिकल इशूज एंड वर्क टुवर्ड अ पीसफुल रेजोल्यूशन जो कि रेस्पेक्ट करेगा ह्यूमन राइट्स को एंड प्रोटेक्ट करेगा सिविलियन को फ्रॉम हार्म। So thus it is crucial for all parties involved. It is crucial for all parties involved to consider these ethical issues and work toward a peaceful resolution that respect human rights and protect
एंड प्रोटेक्ट सिविलियन फ्रॉम हार्म। ठीक है, सो ये हमने लिखा भाई। हमारे पास पीसफुल रेजोल्यूशन करना है, रेस्पेक्ट करना है ह्यूमन राइट्स को। तो ये क्वेश्चन क्या था भाई, क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। द रशियन यूक्रेन वॉर हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर द लास्ट 7 months. Different countries have taken independent stands and action keeping in view their own national interest. We are all aware that war has its own impact on different aspects of society, including human tragedy. What are those ethical issues that are crucial to be considered while launching the war and its continuation so far? क्या एथिकल इश्यूज की बात करनी है मेन। ठीक है, एथिकल इश्यूज की बात की हमने, इलस्ट्रेट विद जस्टिफिकेशन द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व्ड इन द गिवन स्टेट ऑफ अफेयर्स। तो एथिकल, सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस किया कि क्या हो रहा है उसके बारे में, फिर एथिकल इश्यूज पर ध्यान दिया है। मेन नॉन इंटरवेंशन का जो प्रिंसिपल है उसको यहाँ पे वायलेट किया जा रहा है, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का वायलेशन हो रहा है, ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन है ना, खराब हो रहे हैं, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं यहाँ पे। लास्ट में कंक्लूड किया कि हमको एक पीसफुल रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा, रेस्पेक्ट करना पड़ेगा ह्यूमन राइट्स को एंड प्रोटेक्ट करना पड़ेगा सिविलियंस को फ्रॉम हार्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग इन 30 वर्ड ईच। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट्स से कुछ शॉर्ट नोट लिखना है भाई हमको कुछ पॉइंट्स पे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे, प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ पे, चैलेंजेस ऑफ डिजिटाइजेशन पे एंड डिवोशन टू ड्यूटी पे। हर चीज़ पे 30 वर्ड पे यहाँ पे हमको लिखना है। ठीक है, सो इस तरह के क्वेश्चन में हमारे पास कुछ नहीं कर सकते भाई, इंट्रोड्यूस कैसे करोगे यार, है ना, कॉन्टेक्स्ट बता सकते कि पब्लिक अफेयर्स में, पब्लिक सर्विस में इनका इंपॉर्टेंट रोल है। बॉडी में जो पॉइंट्स दिए उनको एग्जांपल्स के साथ, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है उसको एग्जांपल के साथ सब्सटेंशिएट करेंगे एंड कंक्लूड करेंगे कि भाई आज के ज़माने में प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में पब्लिक सर्विस में ये सब कितने इंपॉर्टेंट है ये सब। सो इंट्रो में बॉडी के अंदर हमारे पास जो टर्म्स हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे विथ एग्जांपल्स। कंक्लूजन के अंदर प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में क्या रोल है पब्लिक सर्विस में। सो आंसर के अंदर इन द realm of governance and public affair, certain concept and principles play a significant role in ensuring ethical conduct, and ये वो principles हैं। play a significant role in ensuring ethical conduct। पहला जो कॉन्सेप्ट है, पहला जो टर्म है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का। इस तरह के आप लिख सकते हो, बट हाँ इसको थोड़ा इस तरह से इंट्रोडक्शन नहीं लिखना चाहिए भाई हमको, इंट्रोडक्शन इस तरह से लिख सकते हैं। जो ऊपर के जो कॉन्टेक्स्ट हैं, अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट जो ऊपर में दिए हुए हैं, इट इज़ क्रूशियल फॉर फोस्टरिंग ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी, ऐसे लिख सकते हैं। सो ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है अपने को। इंट्रोडक्शन, अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट इज क्रूशियल, या फिर वही ठीक था भाई, ज़्यादा ये सब चीज़ लिखेंगे, अरे नहीं यार ऐसे लिखेंगे, इज क्रूशियल फॉर फोस्टरिंग ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी। इससे पहले तो हमारे पास जो बोला गया है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बारे में 30 वर्ड्स लिखने हैं।
इट इज एडहेरेंस टू द प्रिंसिपल्स एंड वैल्यू एनशाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। adherence to the principles and values enshrined in the constitution, like कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वाली चीज़ें बताई गई हैं उसमें क्या है, फंडामेंटल राइट्स, डिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, एक तरीके से आप समझ लेना ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर के पॉइंट्स हैं। सेपरेशन ऑफ पावर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, रूल ऑफ लॉ, प्रीएम्बल, ठीक है। सो ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के हैं, है ना, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब क्या होता है, इट इज़ एडहेरेंस टू द प्रिंसिपल एंड वैल्यू एनशाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हमको हर पॉइंट्स को डिस्क्राइब करना है, उसके साथ साथ हमको एग्जांपल्स देने हैं भाई। तो एग्जांपल्स में हमारे पास बता सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना, व्हेन सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट, वो क्या के बारे में ध्यान दे रहा है, वो बोल रहा है कि हमको एडहेयर करना है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को। ओके, व्हेन द Indian Supreme Court upheld the constitutional validity of the right to privacy as a fundamental right, के राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला। सो वो किसके बारे में ध्यान दे रहा है, वो किस पे एडहियर कर रहा है, इट वाज अ क्लियर एग्जांपल ऑफ एडहेरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ठीक है। सो ये हमारे पास पहला जो टर्म हमसे पूछा गया, थोड़ा बड़ा हो गया बट हाँ हमको समझ आना चाहिए यार चीज़ें, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बारे में हमने शॉर्ट नोट लिखा, उसके बाद हमको लिखना है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ, ये जो फ्लो चार्ट है ना, इसी से आप बता सकते हो यार कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है ना। इसको चाहो तो लिखो, ना चाहो तो ना लिखो, बट हाँ फ्लो चार्ट्स लिखने थोड़ा सा आंसर का इंप्रूव हो जाता है, बिकॉज ये अगर 250 नंबर में आया तो इसको लिखना पड़ेगा, इस तरह डायग्राम बनाना जरूरी है, ठीक है। सो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की जब हम बात करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइजेज व्हेन एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन हैज कंपीटिंग इंटरेस्ट और लॉयल्टीज दैट मे इन्फ्लुएंस देयर एक्शन और डिसीजन। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कब देखने को मिलता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइजेज व्हेन एन इंडिविजुअल when an individual or organization has competing interest, when an individual or organization has competing interest मतलब अलग अलग competing interest है या फिर लॉयल्टीज है जो कि इन्फ्लुएंस कर रहा है, दैट में इन्फ्लुएंस देयर एक्शन और डिसीजन। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें तो इन पब्लिक ऑफिशियल, इफ अ पब्लिक ऑफिशियल ओन्स शेयर इन अ कंपनी दैट इज सीकिंग गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, it would be a conflict of interest for that official to participate in the decision making process related to that contract.
if a public official owns share in a company that is seeking government contract, it would be a conflict of interest for that official to participate in the decision making process. रिलेटिंग टू दैट कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हमारे पास हो गया एग्जाम्पल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का, है ना। हमारे पास कितने पॉइंट्स बताए हैं भाई? 5 बताए हैं ना। तीसरा है प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ। प्रोबिटी के बारे में बताना है, प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ, ठीक है। सो प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ का मतलब क्या है? एडहेरेंस टू द एथिकल एंड मोरल प्रिंसिपल्स बाय पब्लिक ऑफिशियल, adherence to ethical and moral principles by public officials। एग्जाम्पल करेंगे तो अगर हम बताएं, सपोज करो कोई पब्लिक ऑफिशियल है, इट डिस्क्लोजेस देयर एसेट एंड लायबिलिटीज टू द पब्लिक, it demonstrates their commitment to transparency and accountability in public life। When a public official discloses their assets and liabilities to the public, it demonstrates their commitment to transparency and accountability। इन पब्लिक लाइफ। तीसरा हो गया। चौथा जो टर्म था वो है चैलेंजेस ऑफ डिजिटाइजेशन एंड चैलेंजेस ऑफ डिजिटाइजेशन में हम लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न ला रहा है यार, एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूसिविटी इशू ला रहा है। इट इंक्लूड्स प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न, एक्सेस एंड इंक्लूसिविटी इशूज। एग्जाम्पल के तौर पे, विद इंक्रीज डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर रिमोट वर्क एंड लर्निंग ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक, कंसर्न अबाउट डाटा प्राइवेसी एंड साइबर थ्रेट हैव बिकेम मोर प्रेसिंग, ठीक है। with increased use of digital technologies during COVID-19 pandemic, concern about data
privacy and become more pressing। ये चैलेंजेस ऑफ डिजिटाइजेशन हो गया। नाउ पांचवा जो पॉइंट था वो क्या था भाई, डिवोशन टू ड्यूटी। ओके, एंड डिवोशन टू ड्यूटी का मतलब क्या है, कमिटमेंट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू परफॉर्म देयर टास्क एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। इट refers to the commitment and responsibility of individuals to perform their task and ओके ऐसे रहते हैं, परफॉर्म देयर टास्क। ठीक है, तो ये हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे हम दे सकते हैं, व्हेन डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर वर्कर कंटिन्यू टू वर्क टायरलेसली ड्यूरिंग पैंडेमिक डिस्पाइट रिस्क ऑफ देयर ओन हेल्थ। व्हेन डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर वर्कर्स कंटिन्यू टू work tirelessly during a pandemic despite the risk to their own health। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन था भाई। क्वेश्चन क्या था, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग इन 30 वर्ड्स। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी थोड़ा सा छोटा कर देना इसको, जो मैंने लिखा उसको। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ, चैलेंजेस ऑफ डिजिटाइजेशन एंड डिवोशन टू ड्यूटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 है, whistleblowers who reports corruption and illegal activities, wrongdoing and misconduct of the concerned authorities run the risk of being exposed to grave danger, physical harm and victimization of vested interest, accused person and his team। व्हाट पॉलिसी मेजर्स वुड यू सजेस्ट। हमको पॉलिसी मेजर्स के बारे में बताना है यार, जो विसिल ब्लोअर्स होते हैं उनके लिए। वुड यू सजेस्ट टू स्ट्रेंथन द प्रोटेक्शन मैकेनिज्म टू सेफगार्ड विसिल ब्लोअर्स। ठीक है, सो इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई, इससे पहले तो मीनिंग बताएंगे यार कि विसिल ब्लोअर होते क्या है। सो इंट्रोडक्शन में हम बता सकते हैं कि मीनिंग क्या है भाई विसिल ब्लोअर्स का। इसके बाद बॉडी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, बॉडी में हम बताएंगे इश्यूज क्या क्या है विसिल ब्लोअर्स के साथ। है ना, क्या क्या पॉलिसी मेजर्स ले सकते हैं टू स्ट्रेंथन दी प्रोटेक्शन मैकेनिज्म फॉर विसिल ब्लोअर्स। इसके बाद कंक्लूजन में क्या करेंगे भाई, वे फॉरवर्ड एंड सजेशंस देंगे यार। सो स्टार्ट करते हैं भाई। आंसर को लिखेंगे कि विसिल ब्लोअर क्या होते हैं। तो विसिल ब्लोअर्स ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि एक्सपोज करते हैं, फिर रिपोर्ट करते हैं करप्शन या फिर इलीगल एक्टिविटीज को, है ना, रॉन्ग डूइंग्स को, मिसकंडक्ट्स को। So they play a crucial role in bringing to light hidden and unethical practice that may otherwise go unnoticed। तो ये तो आंसर में हमने दिया हुआ है, विसिल ब्लोअर्स हु रिपोर्ट करप्शन। तो विसिल ब्लोअर का तो यहाँ पे मीनिंग दे दिया, तो इसका इंपॉर्टेंस बता सकते हैं यार हमारे पास इंट्रोडक्शन में। whistleblowers play a
crucial role in bringing to light hidden or unethical practices that may otherwise go unnoticed. ओके उसके बाद हमारे पास स्ट्रेंथन मैकेनिज्म्स की बात करनी है, जिससे हम क्या कर पाए पॉलिसी ऐसे कौन कौन से हमसे मेन हमारे पास जो बॉडी होना चाहिए ना, वहाँ पे हमको मेन पूछा क्या गया है, पॉलिसी मेजर्स के बारे में मेन पूछा गया है। सो द पॉलिसी मेजर्स टू स्ट्रेंथन प्रोटेक्शन मैकेनिज्म फॉर विसिल ब्लोअर्स। मेन ये है हमारा बॉडी का, बिकॉज 150 वर्ड में हमारे पास मेन चीज़ों पर ध्यान देना है। और प्रोटेक्शन मैकेनिज्म पहले तो क्या है, हमारे पास एक क्लियर लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए भाई। क्लियर लीगल फ्रेमवर्क है ना, टू इंश्योर व्हाट प्रोटेक्शन ऑफ द विसल ब्लोअर फ्रॉम रिटेलिएशन, विक्टिमाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन अलॉन्ग विद द प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, जो कि विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट है 2014 का, उसका भी। It ensure protection of whistleblower from retaliation, victimization and discrimination along with proper implementation of whistleblowers protection act 2014। ओके हमारे पास एनोनिमिटी मेंटेन होना चाहिए भाई। ओके as revealing the identity can put them in harm way। ऐसे लिख सकते हैं as revealing their identity can put them in harm way। तो ये हमारे पास एक पॉलिसी मेजर है यार। एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिटेलिएशन, एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिटेलिएशन का मतलब क्या है, कुछ लीगल प्रोविजंस होने चाहिए जो कि उसको प्रोटेक्ट करे, ठीक है। तो जिसमें क्या क्या आते हैं भाई, प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिटेलिएशन में हमको प्रोटेक्ट करने हैं उस आदमी को या फिर औरत को जो कि यहाँ पे विसल ब्लोअर है, उसको प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, डिमोशन एंड हरासमेंट। This include protection against loss of
लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, डिमोशन और हरासमेंट। हमारे पास सपोर्ट एंड कंपनसेशन होना चाहिए भाई, जिसमें फाइनेंशियल कंपनसेशन, लीगल असिस्टेंस एंड काउंसलिंग आता है। This include financial compensation, legal assistance and counseling. अवेयरनेस कैंपेन भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज टू एजुकेट पीपल्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ विसल ब्लोअर। रेगुलर अवेयरनेस कैंपेन, ठीक है, ये सब चीज़ ठीक है। एक और चीज़ लिख सकते हैं यहाँ पे, ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। प्रोटेक्शन मैकेनिज्म में एम्प्लॉय शुड बी प्रोवाइडेड विद रेगुलर ट्रेनिंग ऑन हाउ टू आइडेंटिफाई एंड रिपोर्ट रॉन्ग डूइंग्स। एम्प्लॉय शुड बी provided with regular training on how to identify and report wrongdoings। ठीक है, हमारे पास एक इंडिपेंडेंट बॉडी होना चाहिए, शुड बी एस्टेब्लिश्ड टू इन्वेस्टिगेट द कंप्लेंट मेड बाय विसल ब्लोअर। इसमें से 4-5 पॉइंट लिखो यार, जितने सारे हैं सबको सब नहीं लिखना, बिकॉज उस 150 वर्ड से हाई हो जाएगा। बट हाँ, पूरी चीज़ों को हमको कवर करना है ना, हम रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो हर चीज़ लिखेंगे। बट एग्जाम में जो चीज़ याद आए वही लिखना, और कम ही याद आएगा तो इसीलिए ज़्यादा पढ़ के कम ही याद आता है। 90% 100% पढ़ोगे तो 50% याद आएगा, तो 50% लिख देना, 150 वर्ड हो जाएगा। इंडिपेंडेंट बॉडी शुड बी एस्टेब्लाइज to investigate the complaints made by विशल, है ना, जिससे अप्रोप्रिएट एक्शन ले सके एक्यूज्ड पर्सन पे। ये सब हमने देख लिया भाई। लास्ट में कंक्लूड करेंगे मेंशनिंग दैट स्ट्रेंथनिंग द प्रोटेक्शन मैकेनिज्म फॉर विसल ब्लोअर इज एसेंशियल टू एनकरेज एंड प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन बोथ द पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रेंथनिंग प्रोटेक्शन mechanism for whistleblowers is essential to encourage and promote transparency and accountability in public and प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये क्वेश्चन था भाई ऊपर का। क्वेश्चन क्या था? विसल ब्लोअर हु रिपोर्ट करप्शन एंड इलीगल एक्टिविटीज, रॉन्ग डूइंग एंड मिसकंडक्ट टू द कंसर्न अथॉरिटीज रन द रिस्क ऑफ बीइंग एक्सपोज्ड टू ग्रेव डेंजर, फिजिकल हार्म एंड विक्टिमाइजेशन बाय वेस्टेड इंटरेस्ट, एक्यूज्ड पर्सन एंड हिज टीम। व्हाट पॉलिसी मेजर वुड यू सजेस्ट? तो हमको पॉलिसी मेजर पर ध्यान देना था, तो हमने पॉलिसी मेजर बताया यार, टू स्ट्रेंथन द प्रोटेक्शन मैकेनिज्म टू सेफगार्ड विसल ब्लोअर्स, जिसमें हमारे पास क्या बताया, क्लियर लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए, या फिर अच्छे से इंप्लीमेंट होना चाहिए विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014 का। हमारे पास एनोनिमिटी मेंटेन रखना है, प्रोटेक्शन करना है अगेंस्ट रिटेलिएशन, जिसमें उसके लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ना हो उसका ध्यान रखना है, हरासमेंट ना हो,
डिमोशन ना हो, इसका ध्यान रखना है। सपोर्ट एंड कंपेंसेशन मैकेनिज्म बनाने हैं जिसमें उसको फाइनेंशियल कंपेंसेशन मिल सके, लीगल असिस्टेंस मिल सके, काउंसलिंग करना है, उसका ट्रेनिंग करनी है भाई एम्प्लॉयज़ को कि कैसे वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं रॉन्ग डूइंग्स को। एक इंडिपेंडेंट बॉडी एस्टेब्लिश करना है जो कि इन्वेस्टिगेट करेगा कंप्लेंट्स जो कि विसल ब्लोअर्स के द्वारा दिया जाएगा। लास्ट में हम बताते हैं कि कैसे इसका स्ट्रेंथन करने से हमारे पास ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी जो है वो आ सकती है पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 13 है भाई, इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड द कॉर्पोरेट सेक्टर्स कंट्रीब्यूशन इन जनरेटिंग वेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग। जो कंट्रीब्यूशन है कॉर्पोरेट सेक्टर का वो बढ़ रहा है। इन डूइंग सो देयर आर bringing in doing so they are bringing in unprecedented onslaught on the climate, environmental sustainability and living condition of human being. In this background are the responsibilities, that is corporate social responsibilities, efficient and sufficient enough to fulfill the social role and responsibilities needed in the corporate work mandate, critically examine। ठीक है, सो इस प्रकार क्वेश्चन में क्या करना होता है फिर से बार पढ़ लेते हैं यार। इन द कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड द कॉर्पोरेट सेक्टर कंट्रीब्यूशन इन जनरेटिंग वेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग। इन डूइंग सो दे आर ब्रिंगिंग इन अनप्रेसिडेंटेड ऑनस्लॉट ऑन द क्लाइमेट, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड लिविंग कंडीशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। इन दिस बैकग्राउंड आर रेस्पॉन्सिबिलिटी एफिशिएंट, that is corporate social responsibility, efficient and sufficient enough to fulfill the social role and responsibilities needed in the corporate work mandate, critically examine। सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस करेंगे यार। कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे हम बताएं कि भाई ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता क्या है। बॉडी के अंदर हम क्या बताएंगे, दोनों साइड के बारे में बताएंगे, बिकॉज क्रिटिकली एग्जामिन लिखा गया मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फायदे प्लस नुकसान दोनों बताएंगे। एंड इसके साथ साथ क्या देंगे, एग्जाम्पल्स देंगे। उसके बाद कंक्लूजन में हम एक वे फॉरवर्ड देंगे, वो भी कैसा वे फॉरवर्ड, प्रोस्पेक्टिव वे फॉरवर्ड। ओके, सो व्हाट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज? corporate social responsibility, that is CSR, is a voluntary initiative undertaken by corporation to integrate social, environmental and ethical concern into their business operation and interaction, into their business operation and interaction with stakeholder। ओके, ये हो गया कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना। इसने बहुत रिसेंट ईयर्स में बहुत तेजी से मोमेंटम रखा है। तो अगर हम बात करें प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, सॉरी प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल होता है इट इज टू रेस्पेक्ट द स्टेक होल्डर्स। कंट्रीब्यूट टू द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, avoid illicit activities, sustainable and inclusive growth,
principle of trusteeship, support responsible globalization, community development एंड ऑल्सो ये सब चीज़, ठीक है। तो ये सब चीज़ हमारे पास प्रिंसिपल्स होते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के। पहले हमारे पास क्या बताना है भाई, दोनों पक्ष के बारे में बताना है कि जो CSR है इट ब्रॉड पॉजिटिव चेंजेस इन द सोसाइटी, जिसमें वो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात करता है, एजुकेशन की बात करता है, हेल्थ केयर एंड पॉवर्टी एलिवेशन की बात करता है। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में बता रहे हैं। CSR initiatives have brought about positive changes in society, including environmental sustainability, education, healthcare and poverty alleviation। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें तो जैसे कि सेवरल कॉरपोरेशन है जो कि लॉन्च करते हैं इनिशिएटिव टू रिड्यूस वॉट कार्बन फुटप्रिंट, सपोर्ट एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, किसके लिए, जो अंडर प्रिविलेज या फिर जो डिजास्टर अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनके लिए, जो कि है ना सोसाइटी के अंदर है उनके लिए। एंड ऑल्सो डिजास्टर रिलीफ एड भी यहाँ पे क्या करते हैं, चलाते हैं। initiatives to reduce their carbon footprint, support education and skill development program। and provided disaster relief aid। सो ये हमारे पास पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गया। बट हमारे पास ये जो CSR है इट इज़ नॉट इनफ टू एड्रेस द फंडामेंटल एंड सोशल इन्वायरमेंटल चैलेंजेस, बिकॉज जनरली जो CSR इनिशिएटिव होते हैं वो वॉलेंट्री होते हैं, एडहॉक होते हैं एंड दे आर ड्रिवन बाय पब्लिक रिलेशन कंसिडर्ड रादर देन जेन्युइन कंसर्न, है ना। सो CSR इनिशिएटिव कैन सर्व एज अ स्मोक स्क्रीन for corporation to mask unethical and exploitative business practice such as labor rights violation, environmental degradation and tax evasion। ये इसके नेगेटिव एस्पेक्ट हो गया। CSR initiative can serve as a smoke screen for mask unethical and exploitative business practice such as
लेबर राइट वायलेशंस, environmental degradation and tax evasion। उनको बचाने के लिए वो क्या कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं। तो ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों हो गया। Therefore, it is important for corporation to adopt more comprehensive approach to corporate social responsibilities, one that is integrated into their core business operation and values। ठीक है, तो ये दोनों हम लिखा ना हो, लास्ट में कंक्लूड कैसे करेंगे भाई, है ना। तो लिख सकते हैं लास्ट में 10 मोर होलिस्टिक अप्रोच टू सोशल responsibility is needed, which integrate social, environmental and ethical consideration into the core business strategy and operations of corporation। ठीक, तो ये भाई क्वेश्चन था हमारे पास CSR के ऊपर, है ना। इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड द कॉर्पोरेट सेक्टर्स कंट्रीब्यूट इन जनरेटिंग वेल्थ is increasing. In doing so, they are bringing in unprecedented onslaught on the climate, environmental sustainability and living conditions of human being. In this background, our responsibilities, that is corporate social responsibilities, efficient and sufficient enough to fulfill the social role and responsibilities needed in the corporate work mandate critically examined। ठीक है, सो हमने इंट्रोड्यूस किया कुछ बॉडी में, कुछ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स के बारे में बताया, देन लास्ट में कंक्लूड किया। तो ये हमने सेक्शन बी देखा 2022 में जो क्वेश्चंस आए थे मेंस के अंदर जीएस पेपर 4 एथिक्स में। इसका 2021 के देखेंगे सेक्शन ए सेक्शन बी इसी फॉर्म में।